नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में मनोविज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। जो भी प्रश्न आएगा वो बिल्कुल परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहेगा। साथियों, आप लेवल 1 के विद्यार्थी हो या लेवल 2 के विद्यार्थी हो, दोनों के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ पर मनोविज्ञान के 30 प्रश्न आने वाले हैं और यहाँ पर हम 30 प्रश्नों के आपको जवाब भी देंगे। आप अपना जवाब पहले से तय करके रखिए कि कौन सा इसमें बिल्कुल सटीक बैठेगा। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा आ रहा है, निम्न में से कौन सा सीखने का सही स्तर है? सीखने का सही स्तर कौन सा है साथियों? तो यहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ पे साथियों, तथ्य, ज्ञान प्राप्त करना, सूचना, बोध, प्रज्ञान, ये आपके सारे लिखे हैं। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा साथियों, सीखना है ना, मानव व्यवहार का एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक है, तो भाषाई कौशल को साध्य से बच्चा क्या करता है, प्रयास करके सीखता है। तो इसमें जो आपका रहेगा पहला कथन, सी ऑप्शन इसमें राइट है। जैसे सबसे पहले तथ्य आएगा, उसके बाद में सूचना, फिर ज्ञान प्राप्त करना, फिर बोध और लास्ट में आपका आता है प्रज्ञान। तो ये क्रम आपका सीखने का बिल्कुल सही रहेगा साथियों, ये आप इसे राइट मान सकते हैं। अगला सवाल है यहाँ साथियों, दूसरा नंबर, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को ही अधिगम कहा जाता है। यानी परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी हम अधिगम कह सकते हैं। सही, नहीं, हाँ, अनिश्चित, कभी कभी। तो आपके हिसाब से कौन सा राइट रहेगा साथियों? तो परिपक्वता व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कह सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं कह सकते साथियों, बिल्कुल गलत बात है। हम इसे अधिगम नहीं मान सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। अगला साथियों, तीसरा सवाल है, यहाँ पे लिखा है, चिंतन क्या है? प्रतीकों का प्रयोग है, भाषा का प्रयोग है, प्रत्याशिक प्रक्रिया है या संप्रदेय अधिगम है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है साथियों? तो यहाँ पर चिंतन है ना, ये प्रतीकों का प्रयोग है साथियों। चिंतन एक प्रतीकों का प्रयोग है, यानी आपका ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट रहेगा साथियों। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पे चौथा सवाल है, अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोजों के लिए किया जाता है? अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का जो उपयोग है वो किस श्रेणी के प्रयोजों के लिए किया जाता है साथियों? बच्चे के लिए, प्रौढ़ के लिए, चिड़िया के लिए या पशु के लिए साथियों? तो इसका जो राइट आंसर आपका बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल रहेगा, ये प्रौढ़ के लिए किया जाता है साथियों। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट रहेगा साथियों। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पे लिखिए, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाला सिद्धांत कौन सा है? यानी समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाला सिद्धांत कौन सा है? संक्रियात्मक अधिगम, सूझ का सिद्धांत, प्रत्यक्ष और भूल का सिद्धांत या अनुबंधन का सिद्धांत? तो यहां पर आपका बिल्कुल राइट रहेगा साथियों, सूझ का सिद्धांत है वो समस्या के अचानक समाधान की वकालत करता है। सूझ का सिद्धांत ये भी बताता है कि सीखना है ना, वो धीरे धीरे नहीं बल्कि एकाएक होता है, क्योंकि ये सूझ के द्वारा होता है साथियों। तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट रहेगा साथियों। अगला सवाल है, यहाँ पे बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये कथन क्या है? मानसिक विकास का है, शारीरिक विकास से, ध्यान का विकास से या भाषा के विकास से साथियों? तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये आपका मानसिक विकास है, इससे संबंधित कथन है साथियों, मानसिक विकास। ठीक है साथियों, यानी आपका ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट जाएगा साथियों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं, व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं विचलनशीलता, प्रतिमानता, ए और बी और इनमें से कोई नहीं? तो साथियों इसको बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा आपका सी ऑप्शन रहेगा, विचलनशीलता और प्रतिमानता दोनों ही व्यक्तिगत भेद है साथियों। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा साथियों, व्यक्तिगत भेद में विचलनशीलता और प्रतिमानता दोनों का समावेशन होता है। ठीक है साथियों, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल अगला सवाल है साथियों, आठवां, मेरिडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक खाली जगह होते हैं जो सामाजिक स्तर पर ऊंचे होते हैं साथियों। मेरिडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक होते हैं जो सामाजिक स्तर पर क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं। कम स्वस्थ और विकसित, अधिक स्वस्थ और विकसित, अधिक स्वस्थ और कम विकसित या स्वस्थ नहीं पर विकसित है? कौन सा ऑप्शन इसमें राइट रहेगा साथियों? तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, अधिक स्वस्थ और विकसित जो बालक होते हैं वो क्या है, उन परिवारों के बालक क्या होते हैं, सामाजिक स्तर पे क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं साथियों। बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल आपका करेक्ट रहेगा साथियों। अगला सवाल है, केटल के अनुसार विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? तो केटल ने यहाँ पर कई सारे व्यक्तित्व के शील गुण दिए हैं, तो यहाँ पर उन्होंने दिए हैं 16 शील गुण। कितने? केटल ने यहाँ पर व्यक्तित्व के 16 शील गुणों की संख्या यहाँ पे बताई है, बिल्कुल आपका सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट है साथियों।
अगला सवाल है साथियों यहाँ पे, मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, ये वे क्या है? मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वे क्या है? शाही दबा परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, विषय आत्मबोधन परीक्षण या मूल्यांकन मापनी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा साथियों, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट रहेगा। विषय आत्मबोधन परीक्षण करके इन्होंने यहाँ पे जो मुर्रे और मॉर्गन ने यहाँ पर इतिहास रच दिया, विषय आत्मबोधन, जिसे हम शॉर्ट में TATB कहते हैं साथियों। TATB हम यहाँ पे शॉर्ट में कहते हैं साथियों, इसका शॉर्ट फॉर्म TATB है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं साथियों। 11वां सवाल हमारा यहाँ पे आ रहा है। 11वां सवाल है, व्यवहारिक बुद्धि को और किस नाम से जाना जाता है साथियों? व्यवहारिक बुद्धि को किस नाम से जाना जाता है? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, संज्ञानात्मक योग्यता या सामाजिक बुद्धि। तो यहाँ पर व्यवहारिक बुद्धि को हम मूर्त बुद्धि के नाम से भी जानते हैं साथियों। और मूर्त बुद्धि क्या होती है? मानसिक क्षमता से है, जिससे सारे व्यक्ति ठोस वस्तुओं के महत्व को क्या कहता है, वो समझता है और उसके बारे में क्या है, वो सोचता है। साथ ही इसे हम व्यवहारिक बुद्धि के नाम से भी जाने जाते हैं साथियों। अगला सवाल है 12वां, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है साथियों? बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत है वो किसने दिया साथियों? गिलफोर्ड ने दिया है। और यहाँ पर इसके कितने कारक होते हैं साथियों? तो यहाँ पर इसका आपका जवाब रहेगा 120 कारक होते हैं साथियों। यहाँ पर 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 यानी को टोटल 120 यहाँ पर कारक होते हैं साथियों। बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब रहेगा। अगला सवाल है, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है वो कही जाती है साथियों? परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है वो क्या कही जाती है? प्रबलन, प्रेरक, उद्दीपक या प्रबोधन। ठीक है साथियों, इसका राइट आंसर आपका कौन सा रहेगा? आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता सकते हैं साथियों। इसका राइट आंसर का प्रेरक क्या रहेगा? प्रेरक बिल्कुल राइट आंसर रहेगा साथियों, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है साथियों, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। प्रतिभावान जो बालक होते हैं उनकी पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व देना चाहिए साथियों। किस पे देना चाहिए? देखो, अभिभावकों के मत को देना चाहिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए या समुदाय के विचारों को देना चाहिए। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है साथियों, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। इससे ही प्रतिभाशाली बालकों की क्या होती है? पहचान होती है। आपका बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। अगला सवाल है यहाँ पे 15वां, निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का एक अप्रत्यक्ष ढंग है साथियों? तनाव को कम करने का एक अप्रत्यक्ष ढंग कौन सा है साथियों? तो देखो, विश्लेषण और निर्णय, रुकावट को दूर करना, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन या उदात्तीकरण। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, उदात्तीकरण साथियों। उदात्तीकरण ही इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा साथियों। उदात्तीकरण क्या करता है? तनाव को कम करने का एक अप्रत्यक्ष ढंग होता है साथियों, उदात्तीकरण। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 16वां सवाल है साथियों, निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है साथियों? देखो, यहाँ पर डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया होती है तो यहाँ पे डिसलेक्सिया की विशेषता कौन सी नहीं है? तो डिसलेक्सिया आपका क्या होता है? पढ़ने लिखने से संबंधित एक विकार होता है। ये क्या होता है? पढ़ने लिखने से संबंधित विकार होता है। देखो, यहाँ पे कौन सा नहीं पूछा है? वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं। ठीक है, आपका सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, लिखने की धीमी गति या छपे हुए शब्दों को सीखने और लिखने की धीमी गति। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट है साथियों? तो आपका बी ऑप्शन है, यानी सीधे और उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। ये इसमें कुछ नहीं लिखा है। बाकी वाचन परिशुद्धता, गति, बोध की समस्या ये इसमें आता है साथियों। लिखने की धीमी गति ये भी इसमें आता है। छपे हुए शब्दों को सीखने की ये भी इसमें आता है, बिल्कुल राइट साथियों। तो यहाँ पर ये डिसलेक्सिया की विशेषता बी ऑप्शन वाली नहीं रहेगी साथियों। अगला सवाल है, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। सशक्त अभिप्रेरणा है वो सीखने का क्या है साथियों? प्रभावशाली घटक है। इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, शीघ्र सीखता है या प्रसन्न रहता है साथियों। इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा साथियों? तो यहाँ से शीघ्र सीखता है, इससे बालक क्या होता है साथियों? सशक्त अभिप्रेरणा से बालक शीघ्र सीखता है। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट रहेगा साथियों। अगला सवाल है, अति महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए मंद बुद्धि बालकों को, पिछड़े बालकों को, सामान्य बालक को या प्रखर बुद्धि बालक को? तो यहाँ पर हस्तशिल्प की जो शिक्षा है ना, वो किनको दी जाए? तो ये मंद बुद्धि बालकों को दी जानी चाहिए साथियों। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों, मंद बुद्धि बालकों को हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पर लिखा है साथियों, छात्रों में चोरी करने की जो आदत है उसको कैसे दूर किया जा सकता है? बालकों को पारितोषिक देकर, उदाहरण देकर, ताड़ना देकर, सजा देकर। तो यहाँ पर छात्रों में चोरी करने की जो आदत है
उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, वो केवल एक ही है साथियों। इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा साथियों, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। आप उसे उदाहरण देकर आप उसे दूर किया जा सकता है साथियों, इसका बी ऑप्शन आप बिल्कुल राइट मानेंगे। अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, वो क्या कहलाता है साथियों? मौलिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, इसके अलावा यहाँ पे सामाजिक अनुसंधान, कौन सा अनुसंधान कहलाता है साथियों? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं साथियों। इसे क्या कहते हैं? क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। अगला सवाल है साथियों, उपलब्धि परीक्षण वो दिए जा सकते हैं कितने प्रकार से? 2 प्रकार से, 4 प्रकार से, 6 प्रकार से या 3 प्रकार से। तो उपलब्धि जो परीक्षण है ना साथियों, वो आपका कितने प्रकार से दिया जा सकता है? आप सभी को ही पता है साथियों, केवल 2 प्रकार से दिया जा सकता है साथियों। छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन है वो सतत और व्यापक रूप से होते रहना चाहिए। इससे क्या है, इससे क्या होता है, कई विधियों को हम अपना सकते हैं, लेकिन ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग इस कार्य हेतु सबसे बेहतर रहता है साथियों। आपका एक ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। 22वां सवाल है साथियों, बालकों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश में कब लागू हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट सवाल कह सकते हैं साथियों। तो इसका बिल्कुल राइट रहेगा 1 अप्रैल 2010 को आरटीई, शॉर्ट में हम कहते हैं आरटी एक्ट लागू हुआ था देश में सीधे। ये बालकों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को लेकर कानून था साथियों। अगला सवाल है यहाँ पे, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का क्या उद्देश्य है? एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का क्या उद्देश्य है साथियों? सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। केवल ए सही है, ए और बी दोनों सही है साथियों। तो इसके अंदर ए और बी दोनों सही है साथियों। आपका ए भी सही है, बिल्कुल बी भी आपका बिल्कुल एनसीएफ 2005 से संबंधित सवाल रहेगा। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पर जब बालक की परीक्षा के द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है, तब उस परीक्षा को हम क्या कहेंगे? बालक की परीक्षा के द्वारा मापी गई जो योग्यता है, वो सही मूल्यांकन का क्या करती है? स्थायित्व होता है उसमें, ठीक है? तो वो किस तरह की होती है? वैधता होती है, विश्वसनीयता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा साथियों, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, विश्वसनीयता ही इसमें बिल्कुल राइट रहेगा। अगला सवाल है साथियों, के मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं के निष्पादन का एक महत्वपूर्ण अवलोकन देती है। अगला है, वापस पढ़ रहे हैं हम, के मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक महत्वपूर्ण अवलोकन देती है। निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन इसमें राइट रहेगा साथियों? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट रहेगा, योगात्मक मूल्यांकन रहेगा साथियों। योगात्मक मूल्यांकन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। आगे चलते साथियों, ये वेरी वेरी मोस्ट सवाल है। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है 2 कोष से, केवल 1 कोष से, कई कोष से या कोई कोष से नहीं। तो 26वें का कौन सा आंसर आपका रहेगा साथियों? तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, केवल 1 कोष से मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित हुआ है साथियों। अगला सवाल है यहाँ पे 27वां, शेषावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? शेषावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है साथियों? तो यहाँ पर शेषावस्था की जो विशेषता है, देखो, शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। तो शेषावस्था में नैतिकता नहीं होती साथियों। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल इसकी विशेषता नहीं रहेगा, बाकी 3 ऑप्शन आपके बिल्कुल इसमें राइट रहेगा साथियों। अगला सवाल है, गामक विकास से तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से है या पैरों के उचित उपयोग से है? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा साथियों? मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, शक्ति और गति। तो 28वें का जो राइट आंसर आपका डी रहेगा साथियों, शक्ति और गति। यानी मांसपेशियों का जो विकास है वो शक्ति से होगा और पैरों के उचित उपयोग से आपका गति से रहेगा। आपका डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। 29वां सवाल है, शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ये परिभाषा किसने दी है? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहते हैं। मुर्रे ने, एडलर ने, क्रो एंड करो ने, जेबी वॉटसन ने। तो सी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा साथियों। क्रो एंड करो ने कहा है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। आज का और अंतिम सवाल है, कौन सी अवस्था को मित्तीय परिपक्वता अवस्था भी कहा जाता है? ठीक है, शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो मित्तीय परिपक्वता की जो अवस्था है साथियों, हम बाल्य अवस्था को कहते हैं साथियों। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। ये मनोविज्ञान के लगभग 30% थे, जो कि अति महत्वपूर्ण कहे जा सकते साथियों। आपने अगर ये वीडियो देख लिया है तो आपके यहाँ पे कम से कम 2 से 3 सवाल बिल्कुल राइट रहने वाले साथियों रीट 2025 में। थैंक यू, धन्यवाद।